Welcome dear students in single phase induction motor. Today we are going to discuss tests of single phase induction motor. After completing this topic, you will be able to recall the tests of single phase induction motor, that is DC test, no load test and blocked rotor test. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में किसी भी टेस्ट को एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है जो कि आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, या फिर इनमें से दो या सारे के सारे टेस्ट आपको एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है और वो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल बना दिए जाए या फिर एक या दो टेस्ट एक्सप्लेन करने को बोला जाए और पार्ट बी में आपका न्यूमेरिकल और वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डीसी टेस्ट। तो सबसे पहले बात की जाए डीसी टेस्ट की। डीसी टेस्ट सबसे पहले आपके एग्जाम में ये पूछा सकता है कि आप डीसी टेस्ट करते क्यों हैं। तो डीसी टेस्ट कंडक्टेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डीसी स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टर। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला जो आपका पॉइंट निकल के आता है कि आप डीसी टेस्ट करते क्यों। तो आप अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो आप डीसी टेस्ट करते हैं वो आप अपने स्टेटर वाइंडिंग के डीसी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, फर्स्ट। सेकेंड, आप यहां पे अरेंजमेंट देख रहे हैं। इस अरेंजमेंट में क्या है कि आप एक डीसी वोल्टेज सोर्स आप अप्लाई करते हो और इसमें एक आपका करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, क्योंकि हर एक कंडक्टर का अपना कुछ ना कुछ हीट जो टेम्परेचर जो लिमिट होता है। अगर यहाँ पे आप करंट प्रोड्यूस करते हो और वो आपके वाइंडिंग से पास होगा और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली उसके अक्रॉस आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और अगर आई स्क्वायर आर लॉस होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हीट डिसिपेशन होगा, और वो अगर आपके वाइंडिंग के परमिसिबल टेम्परेचर से एक्सीड करता है तो आपके वाइंडिंग के बर्न आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने करंट को स्पेसिफाइड रखने के लिए, या फिर ऐसा कहें जो आपका डीसी टेस्ट किया जाता है वो आपके रेटेड करंट पे किया जाता है, तो अपने रेटेड करंट के मैग्नीट्यूड को अचीव करने के लिए आप यहाँ पे करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर देखें तो जो आपका रेटेड करंट है उसे मेजर करने के लिए आप एमीटर यूज कर रहे हैं। कितने वोल्टेज अप्लाई करने के बाद आपको रेटेड करंट मिला है वो उसे मेजर करने के लिए आपको वोल्टमीटर आपने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे कितना करंट आप दे रहे हो, यानी कि जो आपका I1 है ये आपका मेजर्ड बाय एमीटर होगा। जो आपका अप्लाइड वोल्टेज V है ये मेजर्ड बाय वोल्टमीटर होगा। देन जो आपका डीसी स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस है R, वो आप निकाल सकते हैं V/I1 से, है ना। दैट मीन्स कि जो डीसी स्टेटर रेजिस्टेंस वाइंडिंग है आप उसे निकाल सकते हैं रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अपॉन रीडिंग ऑफ एमीटर। ठीक है, और यहां से जो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा वो आपके स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस का डीसी वैल्यू होगा। इससे इफेक्टिव अगर आपको एसी वैल्यू निकालना है और डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव AC रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, तो वो होगा 1.2 टाइम्स ऑफ DC स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डीसी टेस्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है और
आपको अपने स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हो। So students, we have achieved our first point of learning outcome, that is DC test, and I hope that you have understood it very well. तो स्टूडेंट्स अब हम अपने सेकेंड टेस्ट पे चलते हैं, जो कि है नो लोड टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर रहे हैं अपने नो लोड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो नो लोड टेस्ट है उसका हमने अरेंजमेंट बना रखा है कि कैसे आप नो लोड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका नो लोड जो पावर है उसे डिटरमाइन करने के लिए आपका वॉट मीटर है, वोल्टेज मेजर, नो लोड वोल्टेज मेजर करने के लिए आपका वोल्ट मीटर है, और नो लोड करंट मेजर करने के लिए ए मीटर आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पूरा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आपने दो वाइंडिंग आप यहाँ पे देख रहे हो, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। बेसिकली अभी हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग की डिस्कशन नहीं स्टार्ट कर रखी है, क्योंकि अभी तक हम जितना डिस्कस कर पाए हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, कि अभी आपका जो इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टिंग उसे बनाने के लिए हम एक्चुअली ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करते हैं, और वो कैसे काम करता है हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका नो लोड टेस्ट आप करते क्यों। बेसिकली क्या है कि जो नो लोड टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट आप करते हो इंडक्शन मोटर पे, ये आपके इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स डिटरमाइन करने के लिए आप यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप नो लोड टेस्ट करते हैं, बेसिकली आपका जो नो लोड टेस्ट होता है, लोड टेस्ट is conducted on rated voltage and frequency। ठीक है, तो जो हम नो लोड टेस्ट करते हैं वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। और चूंकि आप रेटेड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे आप इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो आपका स्लिप होता है, स्लिप वेरी स्मॉल, स्लिप जो होता है वो बहुत कम होता है। तो अब अगर स्लिप आपका बहुत कम है, तो हमने इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डिस्कस किया था। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से हम आप क्या करेंगे कि आपके इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जहां पे स्लिप आपका बहुत कम है, अपने इक्विवेलेंट सर्किट का देखें कौन कौन सा पैरामीटर है और कौन कौन सा पैरामीटर आपका नेग्लिजिबल हो चुका है। तो इक्विवेलेंट सर्किट आप डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा है नो लोड टेस्ट जब हम करते हैं उस कंडीशन पे, जो आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो ये है। यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज के जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें R1 और X1 जो है, R1 X1 आपका स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वैल्यू है। और जो हमने दो सर्किट यहाँ पे क्रिएट किया है, ये आपका जो सर्किट है आप इसे बोलते हैं क्या, आप इसे बोलते हैं बैकवर्ड जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और उसके कारण जो वोल्टेज इंड्यूस और करंट प्रोड्यूस हो, या फिर आपका जो टॉर्क डेवलप होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऊपर वाला जो ये जो पैरामीटर है, इसको आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड के लिए। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके जो फॉरवर्ड रोटर रेजिस्टेंस है, बेस यहाँ पे फॉरवर्ड रोटर रेजिस्टेंस अगर आप RF से रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या आप लिखते हैं, R2-2s। ठीक है, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप नो लोड टेस्ट करते हैं तो उस टाइम स्लिप जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर आपके स्लिप का वैल्यू बहुत कम है तो आपका जो RF का वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और अगर RF का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, उस कंडीशन में आप इससे बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी यानी कि ओपन सर्किटेड हो जाएगा। और जैसे आपका RF ओपन सर्किट होगा तो उस वो जो आपका सेकेंड जो टर्मिनल है आपके फॉरवर्ड जो आपका रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस वैल्यू जो आपको शो कर रहा है, वो पूरा का पूरा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप बैकवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो बैकवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है R2-2 × 2 - S।
अब अगर उस कंडीशन में देखा जाए तो हमने डिस्कस किया कि एस का जो वैल्यू होता है वो चूंकि बहुत कम है, तो अगर यहाँ पे एस का वैल्यू अगर बहुत कम हो रहा है तो ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, और अगर नेग्लिजिबल हुआ तो आपका जो बैकवर्ड रोटर रेजिस्टेंस होगा उसे आप लिख सकते हैं R2-4। ठीक है, तो और उस केस में चूंकि आपका एस का वैल्यू बहुत कम है तो उस कंडीशन में जो आरबी का वैल्यू होगा वो आपका R2-4, यानी कि इसका वैल्यू भी बहुत कम हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपका जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो आप उसे ओपन सर्किट कर सकते हैं। तो ये आपके नो लोड टेस्ट पे जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब आप नो लोड टेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो वाटमीटर रीडिंग होगा वो आपको नो लोड पावर बताएगा, दैट इज पी नॉट। जो वोल्टमीटर रीडिंग होगा वो आपको नो लोड वोल्टेज बताएगा, दैट इज वी नॉट। और जो ए मीटर रीडिंग होगा वो आपको नो लोड करंट यानी आई नॉट का वैल्यू बताएगा। अब जैसे आपको पी नॉट, वी नॉट और आई नॉट का वैल्यू मिल जाता है, आप आसानी से अपने बाकी के पैरामीटर्स आप निकाल सकते हो। इम्पिडेंस अंडर नो लोड कंडीशन क्या होगा, Z नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट। रेजिस्टेंस अंडर नो लोड कंडीशन, आर नॉट का वैल्यू हम बता सकते हैं P नॉट अपॉन आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टेंस अंडर नो लोड कंडीशन, एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। तो यहां से हम एक्स नॉट इज इक्वल टू बोल सकते हैं x1 प्लस xm अपॉन 2 प्लस x2 डैश अपॉन 2, क्योंकि ये तीनों के तीनों रिएक्टेंसेस जो है वो सीरीज में आ जा रहे हैं। ठीक है, और जब हम ब्लॉक रोटर टेस्ट से जब अपने रिएक्टेंस वैल्यू निकालते हैं तो उस टाइम में ये मान के चलते हैं कि जो आपका स्टेटर जो रिएक्टेंस वैल्यू होता है और जो आपका रोटर रिएक्टेंस होता है फॉर रेफर्ड फॉर स्टेटर साइड, वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। और उस कंडीशन में जो आपका x1 इज इक्वल टू x2 डैश होगा वो XB अपॉन 2, जहाँ पे XB जो है वो आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो आप रिएक्टेंस वैल्यू डिटरमाइन करते हैं वहां से निकल के आ रहा है। तो अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हैं x नॉट इज इक्वल टू XB बाई 2 प्लस XM बाई 2 प्लस XB बाई 4, यहाँ से हम XM का वैल्यू निकाल सकते हैं। और XM का वैल्यू निकालने के लिए 2 से अगर हम क्रॉस दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाएगा 2x नॉट इज इक्वल टू XB प्लस XM प्लस XB बाई 2, दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2x नॉट इज इक्वल टू XM प्लस 3 बाई 2 XB। तो XM इज इक्वल टू 2x नॉट माइनस 3 बाई 2, यहां से मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस आपका निकल जाता है। तो यहां पे टोटल रोटेशनल और मैकेनिकल लॉस कितना हो जाएगा, अगर मैकेनिकल लॉस को P स्मॉल ml से लिखते हैं
that is equal to P naught minus I naught square into R2 dash. So students, we have achieved our second point of learning outcome, that is no load test, and I hope that you have understood it very well.